Sex or sleep? Huh? Sex or sleep? If my parents don't watch this. Sex or sleep? नहीं, it's not AUR, it's not Hindi wala or. It's English wala or. Slash. OR. Yeah, slash. What do you prefer? Yeah. What kind of a question is there? Two different things. They're two different things. I mean, each precedes the other. Okay, sex. Okay, sex. सही बोला यार सीधा A few inches later. Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी चमत्कारी चुड़ैल के बारे में जो हर सिचुएशन में अपना फायदा उठाना बखूबी जानती है। अब वो सिचुएशन चाहे किसी की मौत हो या फिर किसी की जिंदगी, उससे हमारी दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दीदी का एम बहुत सिंपल है, अपना काम बनता गाड़ मराया जनता। एंड आजकल हमारी दीदी इस लॉकडाउन का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए बॉलीवुड ड्रग एडिक्टर्स और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रही है। लेकिन वो बात बेशक अलग है कि इन दोनों ही चीजों के साथ ये फैब्रिक कॉल से चिपकी हुई है। इसका जोर इतना ज्यादा मजबूत है कि 72 चप्पल मारने के बाद भी कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता क्योंकि नेपोटिज्म को चाट चाट कर ही इन्होंने अपना पूरा करियर खड़ा किया है। She is the crown queen, undisputed queen, most definitely, and she definitely, it's Alia's world and we are just living in it. रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला और इस बेहतरीन चटाई के बाद अब इन्हें अपना फेम, पैसा, पोजीशन सब कुछ मिल जाता है। अब इन्होंने अपना रंग इतना जल्दी बदल लिया, इतना जल्दी तो हमारे राजीव हरिओम घटिया भी नहीं बदलते। मैंने इतनी बड़ी फिल्म सुपर हिट दी मणिकर्णिका, मगर वो इतनी वो जिसको एक्टिंग हंसना रोने के सिवाय आती नहीं है, आलिया भट्ट, उसकी हिम्मत है मतलब तो देखो चिल्लर को, मतलब तुम महेश भट्ट की बेटी है। इसे कहता है जिस थाली में खाया धोया नंगा नहाया, उसी थाली पर ही हक दिया। और देखो नेपोटिज्म की बात कर भी कौन रही है, जिसने अपनी बहन को मैनेजर बना के रखा है, भाई को अपने प्रोडक्शन हाउस का लीगल एडवाइजर। शर्म है कुछ शर्म आया है। और ड्रग्स के साथ तो इनका रिश्ता काफी पुराना रह चुका है और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी दीदी ने खुद अपने हकने वाले मुंह से बताया है। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। ये है आम जिंदगी। Okay, breaking news coming in. Kangana Ranaut has created a flutter by asking stars to submit their blood samples for drug tests. ये है मेंटोस जिंदगी। अबे ओ मैगी जैसी बालों को लेके घूमने वाली औरत जिसकी खुद की जिंदगी टट्टी में फंसा हुआ हो, दूसरों की गाड़ में उंगली करके छीछी नहीं क्या करते। सन 2013 में इन मैडम को पेटा अवार्ड भी मिल चुका है। ये अवार्ड उन ग्रेट लोगों को दिया जाता है जो एनिमल्स को किसी भी तरह से अब्यूज नहीं करते। लेकिन अवार्ड मिलने के कुछ ही दिनों बाद हमारी दीदी हम सबको चिली चिकन बनाना सिखा रही थी। चिली चिकन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चिली चिकन? चिली चिकन कैसे बनाते हैं? जो उसकी रेसिपी है वो, अरे थोड़ा सा बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कैसे बनता है। तो आई थिंक चिकन को थोड़े उसके बड़े पीस। उसके बाद 2017 में ये अवार्ड शिल्पा शेट्टी को भी मिल चुका है। अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बकचोदी पेल दिया था। सबके सब चोर हैं साले। और ये बस इन दोनों की कहानी नहीं है, ये पूरे दुनिया की कहानी है। हम बहन जो जबरे में मुर्गा फंसाकर इंटरनेट पर सेव एनिमल्स ट्रेंड करवाते हैं। और मैं खुद भी एक वेजिटेरियन नहीं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर डुप्लीकेट कूल बनने के लिए एनिमल लव के नाम पर बस कुत्तों को प्यार नहीं दिखाता। हैशटैग प्यार करना है तो सभी एनिमल्स को करो वरना इग्नोर करो। खैर यार आओ और अपने जोरदार गालियों के साथ स्वागत करो हमारे देश की न्यूज चैनल्स में पाई जाने वाली शेरनी यानी मिस कंगना रनावत का। लेकिन उससे पहले हम अपना फायदा करवाते हैं बिनानी ऐप के जरिए। क्या तुम भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो? तो इंस्टॉल दी बिनानी ऐप। इससे तुम बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग करना है बहुत मुश्किल और तुम्हें ट्रेडिंग करना आता भी नहीं होगा। और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस ऐप पर रजिस्टर करते ही 5,000 रुपए दिया जाएगा डेमो के तौर पे। इससे तुम ट्रेडिंग करना सीख भी सकते हो। एंड इसमें जीतना भी बहुत आसान है। जैसे ये ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है और हम जीत गए। ये पैसे कमाने का बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। एंड इस ऐप को यूज करना मक्खन मारने जैसा आसान है। तो जाओ इस ऐप को डाउनलोड करो और दबा के पैसे छापो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ बैक टू द वीडियो। इसके पैसों को आपने कंगना रनावत एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में कभी कंट्रोवर्सीज नहीं आता, बल्कि कंट्रोवर्सी से ही इनकी पूरी जिंदगी चलता है। पहले अपने गॉडफादर के साथ कंट्रोवर्सी, फिर ऋतिक वाला कंट्रोवर्सी और अब ये। इन तीनों कंट्रोवर्सीज में से अगर तुम कोई भी एक कंट्रोवर्सी की जिंदगी से बाहर निकाल देते हो, इसके पास बस अपना एक बदबूदार करियर बचेगा जिसका ये बत्ती बनाकर सही जगह पर डालने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट इनकी गिनती भी बॉलीवुड के उन वीआईपी लोगों में होता है जो अपने कामों से ज्यादा बकचोदियों की वजह से जाने जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आप भी जो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि बॉलीवुड वालों ने इसके नाम पर एक गाना भी बना कर रखा है। बोले चूतिया बोले कंगना। अच्छा बोले चूतिया नहीं, बोले चूड़िया। और ये दीदी जितनी अच्छी एक्ट्रेस है उतनी ही अच्छी एक क्रेडिट चोर एंड फ्रॉड भी है क्योंकि अपनी मूवी मणिकर्णिका के दौरान इन्होंने अपना मुंह फट मुंह फाड़ के सबको ये बताया था कि उस मूवी को उन्होंने खुद अपने हाथों से डायरेक्ट किया है। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद पब्लिक के सामने कोई और ही कहानी आता है। It's up to a director. I was the director. Sir, you see the teaser.
Until October 1st, I was the director. When the trailer come, my name and it came under. And इसी मूवी में सोनू सूद ने भी काम किया था और फिल्म की एडिटिंग के दौरान दीदी ने सोनू सूद के सारे सीन्स मूवी से हटा दिया. The way it was edited, the way the scenes that we shot were missing in the thing, so that really disturbed me. और उसके जस्टिफिकेशन में दीदी ने ये बताया कि सोनू सूद को एक लेडी डायरेक्टर के अंदर काम करना पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मूवी से स्टेप आउट कर लिया, जो कि एक बहुत ही वाहियात सा जस्टिफिकेशन था. बिकॉज मूवी का डायरेक्टर कोई फीमेल नहीं मेल था. एंड उससे पहले वो हैप्पी न्यू ईयर मूवी में भी काम कर चुका है, जिसे एक फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है. लेडी डायरेक्टर होने की वजह से उसने मूवी से स्टेप आउट किया, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. या फिर ये भी हो सकता है कि दीदी के हिसाब से फराह खान कोई लेडी है ही नहीं. एंड उसी मूवी में एक और एक्ट्रेस भी थी जिसका नाम था मिष्टी चक्रवर्ती. उसके भी सारे सीन्स दीदी ने कट करवा दिया और लोग जब इससे रिलेटेड सवाल पूछने लगे तब दीदी का जवाब कुछ ऐसा था. मिष्टी चक्रवर्ती क्या कह रही है कि मैंने काशी बाई का किरदार निभाया है, किरदार तो निभा लिया लेकिन मेरे किरदार को काटा गया है. देखिए लेकिन मेरे को एक बात बताइए, जिसने भी ये फिल्म देखी है उसने कहा ये अब तक की सबसे बेहतरीन ऐतिहासिक फिल्म बनी है. ठीक है. सो ये किसने बनाई? मैंने बनाई है ना. मैं छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखो, छोटे मोटे एक्टरों को जिनको एक्टिंग नहीं आती उनको रखो. अब अगर यही सेम हरकत अगर कोई हमारी दीदी के साथ पेल देता ना, तो दीदी उसके नाम पे 4-5 69 सेकंड्स की एमएमएस बनाकर रोना तो करते ही ऊपर से केस भी कर देती वो अलग से, क्योंकि इनको ये गलतफहमी है कि ये जब हकती है तब सोना निकलता है, कोई दूसरा हगे तो. अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. तो आओ आप इसकी बदबूदार जिंदगी को हम थोड़ा शुरू से खोल कर देखते हैं. तो इन मैडम की माने तो 14 साल की उम्र में ये अपने घर से भागी थी, क्योंकि इनको बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक था. अब एक्ट्रेस तो कोई ऐसे भागते भागते नहीं बन सकती, उसके लिए गांड तोड़ मेहनत करना पड़ता है. इसीलिए दीदी ने भी आदित्य पंचोली के साथ मिलकर पलंग तोड़ मेहनत किया. और उसकी इतनी गहरी डेडिकेशन को देखकर आदित्य पंचोली ने उसे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवा दिया और हमारे महेश भोसड़ी वाले जी ने उसे लॉन्च भी कर दिया. समझ रहे हो ना? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये बुढ़ियों की जोनी से किसी को ऐसे ही फ्री में लॉन्च कर सकता है. यार हमें क्या, तो ऐसे ही हार्ड वर्क और स्ट्रगल करते करते आखिरकार हमारी दीदी एक बी ग्रेड सेलिब्रिटी बन ही जाती है. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? अरे भोसड़ी वाले चचा, कोई अपमानजनक बातें नहीं कर रहा, क्योंकि तब दीदी के मूवीज ऐसे हुआ करते थे जिन्हें देखने का मजा थिएटर में कम और बाथरूम में ज्यादा आता था. तो थोड़ा सा बाथरूम वाली पॉपुलैरिटी कमा लेने के बाद हमारी नई नवेली सेलिब्रिटी उन्हीं लोगों को काटने के लिए दौड़ती है जिनके बदौलत ही दीदी ने स्टारडम की गटर में अपना पैर रखा था. एंड आदित्य पंचोली के ऊपर तो रेप केस भी कर देती है. हालांकि वो केस आज तक दीदी प्रूव नहीं कर सकी, बट अगर लड़की ने कह दिया कि उसके साथ जबरदस्ती हुआ है तो हुआ ही है. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. ये अपना दूसरा टारगेट बनाती है ऋतिक रोशन को. और दीदी के मुताबिक ऋतिक ने उसे 2014 में पेरिस में प्रपोज किया था, लेकिन ऋतिक अपना पासपोर्ट दिखाकर सबको ये बता देते हैं कि 2014 में वो पेरिस गया ही नहीं था. अब ये दूसरी बार नहीं था जब हमारी दीदी ने विदाउट एनी प्रूफ्स किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया हो. एग्जांपल के तौर पे तुम ये वीडियो देख सकते हो. I think we need to clear this. I think we need to clear this. I never spoke to you for 3 hours on your van. We did not have lunch. I never messaged you ever. I did my job. No, you messaged me. I did not. के लिए आई थी वहां पे इनका if you can share a screenshot of my message. Of course I will, but I'm not here in some. Of course I will, but I'm not here in some. That'll be wonderful. और स्टोरी में मजे की बात तो ये है, ऋतिक दीदी से 14 साल बड़ा एंड शादीशुदा था और आदित्य पंचोली 24 साल बड़ा शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था. मतलब दीदी को लोंडो से ज्यादा तजुर्बा रखने वाले अंकल्स पर इंटरेस्ट है. अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो गुटका किंग उर्फ अजय देवगन को ही देख लो. और एक बार तो हवस की चपेट में आकर दीदी ने ये तक बोल दिया था कि उन्हें रणवीर कपूर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए. अरे यार कोई ईमेल करके बताओ इसे. सुअर भले ही बहुत कुछ खाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बनता ना कि वो कुछ भी खा लेगा. सही पकड़े हैं. तो इन्हीं सारी बकचोदियों के चलते दीदी ने पॉपुलैरिटी तो बहुत कमाया, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी आ गया था. तो उसी नेगेटिविटी को हटाने के लिए इनको एक ऐसा इशू चाहिए था जिससे बस पॉजिटिविटी आए. इसीलिए उन्होंने इस बार अपना टारगेट बनाया एसएसआर केस को. और मैडम अपने इस प्लान में काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि पूरे इंडिया को ये लगने लगा था कि जंगलों में शेरनी हो या ना हो, लेकिन इंडियन ट्विटर और फेसबुक पे एक शेरनी जरूर एग्जिस्ट करती है. और किसी को इसका पता भी नहीं चला कि दीदी जस्टिस दिलवाने के बहाने बस अपने आप को प्रमोट कर रही थी. जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं. मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई. वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना. ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? एंड बस इतना ही नहीं, इसने तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए न्यूज चैनल्स को भी नहीं बख्शा. So when I rose to top position in 2016, everybody knows that I gave the biggest blockbuster any girl has ever given. After Tanu Weds Manu return, suddenly I signed 19 brands. I think that was the maximum for any girl ever had. If you are celebrating a mediocre film and somebody like Lakshmi Bai's role, I have done somebody like Alia Bhatt.
such a mediocre actor for 10 minutes role, flaunting a best actor trophy. इन सब का पता हमारी इमोशनल जनता को तब चला जब जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस फॉर कंगना रनौत में बदल गया। ये देखकर एसएसआर की वकील ने भी कह दिया कि कंगना का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो बस केस को गोल गोल घुमा रही है अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो अब समय आता है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने का, वो है हमारी कंगना रनौत की हिपोक्रेसी। एक बार को दीदी सुट्टा मार के मिर्गी वाली बीमारी की तरह डांस करना भूल सकती है, लेकिन नेपोटिज्म के लिए करण जौहर को एक्सपोज करना कभी नहीं भूलती। Completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism. लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दीदी खुद एक प्रोड्यूसर है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी भी आउटसाइडर को लॉन्च नहीं किया अपने भाई को छोड़कर। और 2019 में गली बॉय इनको बेस्ट मूवी लगा, लेकिन 2020 में वही मूवी दीदी के लिए बकवास बन गया। सिचुएशन के हिसाब से चाटना कोई इनसे सीखे। दीदी को अवार्ड शोज में जाना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि अवार्ड शोज एक नंबर के फ्रॉड होते हैं। अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। बट यही फेक अवार्ड जब हमारी दीदी को मिलता था। मैं धन्यवादी हूँ मिस्टर मुकेश भट्ट की, महेश भट्ट की, अनुराग बासु की, जिन्होंने मुझ पे इतनी मेहनत की और जिनकी वजह से आज मुझे इतनी इज्जत मिल रही है, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान पाना किसी अकेले इंसान की हैसियत नहीं होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये अपनी खुद की कही हुई बातों से इतनी जल्दी मुकर जाती है जितना तो शायद इलेक्शन के बाद कोई पॉलिटिशियन भी अपने बातों से नहीं मुकरता होगा। इन शॉर्ट, इसने अपनी जिंदगी में इतनी सारी हिपोक्रेसी पेल के रखा है, जिससे अगर कोई चाहे तो एक पूरा फिल्म भी बना सकता है। जाहिर सी बात है हम उन सब के बारे में बात नहीं कर सकते, तो तुम बस इतना जान लो, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड ये है स्टैच्यू ऑफ स्टूपिडिटी, ये है स्टैच्यू ऑफ हिपोक्रेसी। तो खैर यार, आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे कंगना रनौत के साथ संस्कारी बातें करने जाना है। संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि अब क्या करना है। तो प्लीज अपना काम ईमानदारी से करके जाना। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले थोड़ा रिसर्च भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो यार इसमें ये जो इसने बताया हुआ है कंगना रनौत के बारे में, तो बीच में कुछ हद तक ठीक भी बोला है इसने, लेकिन क्योंकि आजकल जो इंडिया की जो पॉपुलेशन वगैरह है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है कंगना को। सुशांत सिंह की जो डेथ हुई है या सुसाइड जो भी था, तो उस तरह ये कंगना रनौत ने काफ़ी मतलब करण जौहर तो काफ़ी तनकीद का निशाना बने रहे हैं, और इसके अलावा काफ़ी मतलब जो एक्टर्स वगैरह जो इसके सपोर्ट में आगे थे, और इंडिया की जो पॉपुलेशन तकरीबन 90% तकरीबन लोग इनकी तरफ हो गए थे, ये कंगना की तरफ। और बाकी खैर आप लोग ज़्यादातर को पता ही है। और बाकी जो इस लड़के ने रोस्टिंग की हुई है, तो इसने भी बीच में जो फैक्ट वगैरह बताए वो भी ठीक है। खैर ये आप लोग डिसाइड करो कौन ठीक है कौन गलत है। तो यार चैनल को ऊपर करने हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो ठीक है जी, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।